एक्सपर्ट हूँ। मैं ब्रेन और स्पाइन की सभी बीमारियों का इलाज सर्जरी व दवाइयों के द्वारा करता आ रहा हूँ पिछले 20 वर्षों से। इस कोरोना महामारी ने हमें न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस के नए आयाम दिखाए हैं, उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमने पाया कि बहुत सारे मरीज जो कि पहले से ही बीमार थे, जिनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज या इन सब से जिनका दिमाग थोड़ा सा कमजोर था या बीमारियों से ग्रसित थे, उन सभी लोगों में कोरोना के ब्रेन वाले लक्षण ज्यादा पाए गए। जैसे कि मरीजों को स्ट्रोक हुआ, बहुत सारे मरीजों को खून के थक्के बने या ब्लीडिंग हुई, साथ ही बहुत सारे मरीजों को साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हुई। इस दौरान पूरे देश में एंजाइटी और डिमेंशिया, इस प्रकार के मरीज बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। सब लोग डरे हुए थे, सब लोग सोच रहे थे कि कोरोना से कहीं उनको कोई बहुत मेजर नुकसान तो नहीं हो जाएगा। इसके अलावा जो मरीज पहले से ही बॉर्डर लाइन पर थे या जिनको कुछ बीमारियां उनकी कंट्रोल्ड थी, वो सारी ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां और ज्यादा उजागर हो गई। जैसे कि जिन लोगों का एपिलेप्सी या दौरे की बीमारी कंट्रोल थी, वे ज्यादा होने लग गए। किसी को फेशियल पैल्सी होने लग गई, दिमाग में सूजन बढ़ने लग गई। तो ऐसा 10 से 20% मरीजों में भी जो कि पहले से बीमार थे, उनमें भी और ज्यादा उनके सिम्टम्स उजागर हो गए और बहुत सारी मरीजों को इस कोरोना के दौरान न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ा है। तो यकीनन डॉक्टर, इन सारी चीजों पे रिसर्च हुई होगी, क्योंकि मेडिकल वर्ल्ड में भी ये नए, जैसे आपने बोला, नए आयाम जुड़ गए। तो उन रिसर्च में इसके कारण क्या पाए गए? इनको हमने 3 स्टेजेस में मैं बताना चाहूंगा। पहली स्टेज जो कि सभी को हुआ करीब करीब, कि नाक से कोरोना का वायरस एंटर हुआ और जो नाक में एपिथेलियम था, जहां पर कि हमारे सूंघने की शक्ति की नसें आकर जुड़ती हैं, उस पे अटैक किया वायरस ने और हमारे उन नर्व्स के द्वारा वो ब्रेन के अंदर एंटर हुआ। तो वो उन ब्रेन की नर्व्स को भी डैमेज किया, जो कि हमारी सूंघने की शक्ति देती है नाक में, और टेस्ट की भी हमारी सूंघने की शक्ति के साथ ही मिला हुआ होता है। तो पहली स्टेज में, अगर स्टेज 1 कहें, तो उस स्टेज में इन मरीजों को सूंघने की शक्ति जाती रही, क्योंकि पहले स्टेज का इंफेक्शन हो गया। दूसरी स्टेज में जब इन्फ्लेमेशन हुई या बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता ने उससे लड़ने की कोशिश की, यह स्टेज 2 थी। और स्टेज 2 में हमारे दिमाग पर और सभी ऑर्गन्स पर, जैसे छाती पर, किडनीज पर, सब पर असर पड़ा। तो दिमाग पर काफी असर पड़ा। इस स्टेज के अंदर दौरान मरीजों को दौरे पड़ने की संभावना बढ़ गई, मरीजों को, कुछ लोगों की बीपी बढ़ गया, जिससे कि उनकी ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई। कुछ लोगों को अन्य जो उनकी बीमारियां थी, जैसे डिमेंशिया था, अल्जाइमर्स था, उसका प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से वो बढ़ गई। तो मरीज बहुत ज्यादा बेहोशी की हालत में चले गए, किसी को दौरे पड़े, किसी को लकवा हुआ। तो स्टेज 2 में ये स्थिति उत्पन्न हुई। साथ ही जो मसल्स थी, उनके अंदर पेन्स हुए और इन्फ्लेमेटरी वीकनेस आई। तो इसकी वजह से मसल पेन्स और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, चलने में परेशानी, उठने में परेशानी, ये हुई। स्टेज 2 यहां तक थी। स्टेज 3 का कारण था साइटोकाइन स्टॉर्म। साइटोकाइन स्टॉर्म में ये हुआ कि जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता थी, वो एक साथ बहुत सारी उस वायरस के खिलाफ उन्होंने अपना लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई के दौरान बहुत ज्यादा केमिकल्स रिलीज हुए बॉडी में। उन केमिकल्स से हमारी बॉडी को बहुत नुकसान हुआ। वो केमिकल्स हमारी बॉडी पर ही काम करने लग गए, क्योंकि वो वायरस से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साइटोकाइन स्टॉर्म हमारी बॉडी पर, इंटरल्यूकिन्स वगैरह ने एक्ट किया और उसकी वजह से बहुत सारी ब्रेन में और सभी ऑर्गन्स को डैमेज हुआ। तो उसमें मरीज पूरी तरह बेहोश हो गए, सांस की मशीनों पर रहे। सांस, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सांस की प्रक्रिया पूरी तरह ब्रेन पर निर्भर करती है। तो ब्रेन के उस हिस्से को नुकसान हुआ जहां पर सांस लेने की क्षमता थी। कुछ लोगों को लकवा हुआ, कुछ लोगों को
बहुत ज़्यादा लंबे समय तक होश नहीं आया, दौरे पड़े, एन्सेफेलोपैथी हुई। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ओवरऑल मरीजों के 10% लोगों को थर्ड स्टेज, जो मैं कह रहा हूं थर्ड स्टेज के न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस झेलने पड़े। तो डॉक्टर, जैसे आपने शुरू में भी कहा कि एंजाइटी का माहौल पूरी दुनिया में देखने को मिला, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं भी थी, न्यूरो प्रॉब्लम्स, उनमें भी इस तरह की चीजें देखने को मिलने लग गई। और अब जब कोरोना की स्थिति थोड़ी बेहतर होती दिख रही है, इसके सोल्यूशन आते दिख रहे हैं, क्या लोगों में वो जो डर बैठा था वो भी जाता दिख रहा है, या ये बिल्कुल अंदर तक घर कर गया है और इसका असर और भी आगे होता रहेगा उनके दिमाग पर? देखिए, कोरोना का असर तो सबके दिमाग पर हुआ है। हमने जैसा देखा, शुरू में तो सभी लोग बिल्कुल डर गए थे, घर में बंद थे, सभी काम धंधे बंद थे। तो उस वक्त जो लोग बाहर जाते थे या जिनको अपने बिजनेसेस के लॉस हो रहे थे, या जो जिस प्रकार का भी काम करते थे और जो बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा डर गए थे, वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो गए थे। हमने कोरोना के दौरान ऐसे बहुत सारे मरीज देखे जिनको पहले कोई परेशानी नहीं थी, वे अच्छा से काम कर रहे थे, लेकिन उनको सिर दर्द बढ़ गया, वो रात को सो नहीं पाते थे, घर से निकलने में उन्हें डर लगता था। तो ये एंजाइटी स्टेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। परंतु जैसे जैसे वैक्सीन आ रही है, जैसे जैसे हम इलाज में बहुत सफल रहे हैं, 99% लोगों को जिनको कोरोना हुआ भी उनको आगे कुछ नहीं हुआ और वे घर ठीक सलामत आ गए। तो उन सब मरीजों को देखते हुए हमारे पॉजिटिव थिंकिंग भी दोबारा से अच्छी हुई है और जो एंजाइटी का माहौल है वो खत्म होता जा रहा है। और आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ महीनों में हम सभी पहले जैसी ही जिंदगी जी पाएंगे। बिल्कुल, एक यही उम्मीद है जो सबको बांधे हुए है, सबको पॉजिटिव रख रही है। और फिर भी कोरोना से जंग जारी जरूर है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन इस पे और बहुत सारी बातें करनी बची हैं। तो यहाँ ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं कोरोना महामारी में कैसे लोगों पर इसके मेंटल इफेक्ट्स भी हुए हैं, यानी बीमारी ने किस तरह लोगों के दिमाग पर असर डाला है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिनव गुप्ता। डॉक्टर, ये तो हमने बात की कि कई सारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लोगों में देखने को मिली, लेकिन कोरोना के बाद जिन्हें ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, अब उनका इलाज किस तरह हो रहा है? कोरोना के बाद भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का इलाज पहले से और ज्यादा स्ट्रांगली किया जा रहा है। जैसे जिनको स्ट्रोक हुए उनको लंबे समय तक खून पतला करने की दवाइयाँ दी गई, जिन लोगों को ब्लीडिंग हुई उनको ब्लीडिंग रुकने के बाद ताकत के लिए और ऐसे दवाइयाँ दी जा रही हैं जिससे कि ब्लीडिंग की टेंडेंसी उनमें दोबारा से ना हो। जिन लोगों को दौरा पड़ने की संभावना, डिमेंशिया या बेहोशी की हालत है, उनकी हमें ज़्यादा केयर करनी पड़ रही है। उन लोगों को हमें लंबे समय तक हॉस्पिटल में रखना पड़ रहा है और फिजियोथेरेपी और दवाइयों के द्वारा होश आने के बाद भी लंबे समय तक उनका इलाज किया जाएगा। इस इलाज के दौरान हमें बहुत कठिनाइयों का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पूरी तरीके से कोरोना के वायरस ने ध्वस्त कर दी है और उसको वापस आने में और पूरी तरह मरीज को ठीक होने में या अपनी पहले वाली कंडीशन में पहुंचने में 3 से 6 महीने का वक्त लग जाता है। तो चलिए इसी के साथ अब जुड़ जाते हैं एक कॉलर से और उनका भी सवाल ले लेते हैं। जी बताइए, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बात कर रहे हैं और आपका सवाल क्या है? मेरा नाम तुषार है, मैं साकेत से बात कर रहा हूँ। मेरे को कोरोना हो चुका था। मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि मेरे को टीका लगा लेना चाहिए, वैक्सीन, या मेरे बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है? देखिए, मरीजों के मन में बहुत सारे ये विचार हैं कि हमें वैक्सीनेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, या वैक्सीनेशन का कोई फायदा है भी कि नहीं है। मेरा ऐसा मानना है और जो रिसर्च में साबित हुआ है कि किसी को भी अगर कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है, सभी को वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए। जैसा कि आपने इस देश में देखा ही है, अपने देश में, कि सबसे पहले डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ जिन्हें इस
लड़ाई में सबसे आगे रहे हैं, उन्हीं लोगों ने सबसे पहले बढ़कर वैक्सीनेशन कराया है। उन्होंने अपने डर को दरकिनार करके सबसे पहले आगे बढ़ के वैक्सीनेशन किया है। तो आम जनता को भी इस वैक्सीनेशन में पूरा आगे बढ़कर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जब हम सभी लोग वैक्सीनेट होंगे तभी हम इस कोरोना की महामारी से छुटकारा पा सकेंगे। इसमें हमें रुकना नहीं चाहिए। अगर किसी को कोरोना हो भी चुका है तो ऐसा पाया गया है कि 3 महीने में उसकी एंटीबॉडीज खत्म हो जाती हैं और उसे दोबारा कोरोना होने की संभावना रहती है। अगर हम सभी लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तो हमें यह रिसर्च से साबित हुआ है और बीमारियों की कि सभी लोग अगर वैक्सीनेट हो जाएंगे तो उन सभी लोगों में एंटीबॉडीज होंगी और क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा बहुत कम हो जाएगा और उसी से इस कोरोना की महामारी पे हम विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, लेकिन इसी सवाल से एक मेरा भी सवाल है डॉक्टर कि क्या वैक्सीनेशन के बाद भी या जब तक आपके पास एंटीबॉडीज डेवलप्ड हैं, क्या उसके दौरान भी वही सारे सावधानियां बरतने की जरूरत है जो हम अभी तक कोरोना काल में बरतते आए हैं, या एक वापस से नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौटा जा सकता है? देखिए, हमें इस स्थिति में यह समझना चाहिए कि हम नया नॉर्मल यही है। हमें मास्क लगाना, दूरी का आपस में दूरी रखना और सैनिटाइजेशन करना जारी रखना चाहिए, क्योंकि अभी भी विदेशों से ऐसी खबरें आ रही हैं और शायद हमारे देश में भी कुछ ऐसी स्ट्रेन्स का पता चला है जो कि पहले वाली वैक्सीनेशंस पर कारगर नहीं है, या फिर मैं यूं कहें कि अगर कारगर है भी तो उसका रिजल्ट हमें कुछ आने वाले समय में ही पता चलेगा। और जब तक सारी स्थिति बिल्कुल साफ नहीं हो जाती, हमें अपनी सारी सावधानी बरतते रहना चाहिए और वैक्सीनेशन कराते रहना चाहिए। बिल्कुल, तो जैसा मैंने पहले कहा फिर वही कहूंगी कि सावधानी बरतना हमारे हाथ में है और वैक्सीनेशन पर जरूर ध्यान देने की जरूरत है, इसे हल्के में लेना नहीं चाहिए। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं कोरोना काल में लोगों के दिमाग पर इसका क्या असर हुआ है, वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस पर भी हमने बात की है डॉक्टर अभिनव गुप्ता से। डॉक्टर, हमने इलाज की बात की है, हमने प्रॉब्लम्स की बात की है, लेकिन एक सबसे जरूरी चीज जो सामने आई है वो है इम्यूनिटी। आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से कि अपनी इम्यूनिटी वो कैसे बिल्ड करें? जैसा कि आपने देखा ही है कि इम्यूनिटी का कोरोना से लड़ने में बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तभी हम कोरोना से बच पाएंगे। पहले तो हमें वैक्सीनेशन करा ही लेना चाहिए। सबसे जरूरी तो यह है कि सभी लोग वैक्सीनेशन करा लें, उसी से हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। परंतु जब तक वैक्सीनेशन सब लोगों को नहीं मिल जाता है तब तक के लिए हमें अच्छा खाना खाकर, कुछ व्यसनों का त्याग करके जैसे मदिरा सेवन या स्मोकिंग का त्याग करके और अपना नॉन वेजिटेरियन फूड त्याग करके हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी अगर अच्छी रहेगी और हम सारे प्रिकॉशंस लेते रहेंगे तो इस कोरोना को हम जरूर हरा देंगे। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर आपने। इसी के साथ वक्त है अपने अगले कॉलर से जुड़ने का। जी बताइए, आपका नाम क्या है और आपका सवाल क्या है? डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं उदयपुर से निक्की बोल रहा हूँ। मुझे कुछ टाइम पहले कोरोना हुआ था, तो अब मुझे ये जानना है कि मुझे कितने दिनों तक और प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। जैसा कि आपने मुझे बताया कि आपको कोरोना हुआ था और आप चाहते हैं कि ये प्रिकॉशन जानना चाहते हैं कि ये प्रिकॉशन आपको कब तक लेने हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सभी लोगों की तरह आप भी प्रिकॉशन लगातार लेते रहें जब तक कि गवर्नमेंट या डॉक्टर्स की एसोसिएशन प्रिकॉशंस लेने के लिए मना नहीं कर देती। साथ ही आप अपने आप को वैक्सीनेट भी करा लें, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए और आपको दोबारा इन्फेक्शन होने का खतरा खत्म हो जाए। उम्मीद करते हैं आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो आज हमने जाना कि किस तरह कोरोना काल में इस बीमारी ने, इस पैंडेमिक ने लोगों के दिमाग पर भी असर किया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वैक्सीन आ चुकी है, तो आपको वैक्सीन लगवाने से पीछे नहीं हटना है और इसके साथ साथ अपनी इम्यूनिटी बिल्डअप करने पर भी ध्यान देना है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत थैंक यू शो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए।